नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। तो बीए थर्ड सेम के या बीकॉम थर्ड सेम या बीबीए थर्ड सेम या बीएससी थर्ड सेम जिनका भी क्वालिफाइंग पेपर है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़, तो उसका जो पहला भाग जो ह्यूमन वैल्यू है वो हम कर चुके हैं। तो अब हम दूसरा भाग करेंगे इसका एनवायरनमेंट स्टडीज़। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी इतने आसान नहीं है और इसमें से जो हैं आपके कुछ क्वेश्चन अवश्य लगेंगे। तो ध्यानपूर्वक सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके हमें करने हैं। ये पर्यावरण का जो भाग है इसके भी क्वेश्चन है, लगभग जो आपके 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन इस पोर्शन से आपको 50% क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है वो करते हैं हम वन बाय वन। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, जल्दी से जल्दी मैं कवर करूँगा ये, ताकि आप इन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ लें, बार बार देखकर ये समझ लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द निम्न में से कौन सी भाषा से है। तो ये जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है आपका वो कौन सी भाषा का है, यूनानी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब महत्व दिया गया। तो ये दिया गया था 1986 में, क्योंकि ये 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई थी, उसको लागू किया गया 1986 में और तभी से इस पर हमने महत्व दिया पर्यावरण शिक्षा को, याद है, इसकी ओर हम सचेत हुए। उसके बाद है चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे, तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा जी। यह पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन जो है किसने शुरू किया। तो ये शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा और ये आपका जो है पेड़ों की कटाई को लेकर आंदोलन हुआ था। तो ये भी याद रखना है। और ये जो है आपका देहरादून उत्तराखंड की साइड का ये आंदोलन था जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे पेड़ों की कटाई होती थी, जिनको रोकने के लिए इन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद है संपूर्ण जीवमंडल जिसे चारों ओर से घेर रखा है। तो जो हमारा संपूर्ण जीवमंडल है उसे जो है चारों तरफ से किस चीज़ ने घेर रखा, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। सभी जानते हैं हमारे चारों तरफ क्या है, वायुमंडल। उसी वायुमंडल के अंदर सभी जीव अपना खाना खाते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो वृत्तीय होता है, क्योंकि एक से ऊर्जा आती है और दूसरे में चली जाती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, तो एक सर्कुलर में ये घूमती रहती है। यानी कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो मान लीजिए आपका पौधों से जो है जानवरों में जाता है या इंसानों में जाता है, और इंसानों से फिर से वो ज़मीन में आता है और ज़मीन से फिर से वो पौधों में पहुंचता है। तो एक सर्कल में चलता रहता है। उसके बाद जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हम मनाते हैं 5 जून को, सभी जानते हैं 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब है आपका, नहरें हैं, झील है, समंदर है, कि जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो उनका होता है उल्टा। उनका पिरामिड कैसा होगा, उल्टा। उसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण होता है, तो वो चक्रीय भ्रमण होता है खनिजों का। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादक, कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उत्पादक। कोई भी जो भी किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे पेड़ों से उत्पादन हो रहा है फल का, और फल का जो उत्पादन हो रहा है, और हर कोई किसी न किसी के उत्पाद में जुड़ा हुआ है। अब एक खाद्य श्रृंखला है कि कौन किसको खाता है, तो इसका सही जो श्रृंखला वो कौन सी है, जैसे हमने बताया है कीड़े जो मेंढक है हमारा वो कीड़ों को खाता है, और जो मेंढक को जो है वो सांप खाता है। तो ये एक सही क्रम है इनका, कीड़े, मेंढक और सांप। उसके बाद इसमें जो है आपका जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो भारत में चिरल श्रेणी प्राणियों की संख्या किस वर्ग में की सर्वाधिक है। तो चिरल या चरल, तो इसमें जो चिरल है वो होते हैं पक्षी, जो
पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं हम चिरल प्राणी। बाघ परियोजना कहाँ और कब शुरू की गई थी? तो बाघ परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में से स्टार्ट हुई थी और 1973 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो है गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी वो है गोडावन। और जो हमारा यूपी का जो वो है हंस। और पुस्तक जिसमें विलुप्त का खतरा झेल रहे वन्य जीवों की सूची है, उस पुस्तक का जो नाम है वो है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। निम्न में से किसे पारिस्थितिकी संतुलन का सूचक माना जाता है? वो है बाघ। क्योंकि जो पारिस्थितिकी संतुलन करता है वो बाघ ही करता है, क्योंकि बाघ जानवरों खाता है, उनसे ही सभी का वो खाना बनता है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। आसाम में ये सिचुएटेड है। एक नेशनल पार्क है। वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से इसको बनाया गया था और ये आपका सिचुएटेड है राजस्थान में। और जिम कार्बोनेट सबसे पुराना वाला है, ये आपका जो है नैनीताल में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में है। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है। मैंने सारे बता दिए आपको। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण से जो संबंधित और उनको नियंत्रण किस प्रकार करेंगे उससे संबंधित जो क्वेश्चन है। दुनिया का चौथा सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो है दिल्ली। दुनिया का चौथे नंबर का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है दिल्ली आपका। और दिल्ली जो है वो है इंडिया की कैपिटल। इंडिया की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस की परत जो है हमारी अर्थ की जो रक्षा करती है वो कौन सी किरणों से करती है? तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी अर्थ की जो रक्षा करती है वो है ओजोन गैस की जो परत है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सबसे घातक गैस कौन सी होती है? वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे जो जहरीली गैस होगी, ये सबसे खतरनाक जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। हैजा, अंतशोथ, पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं? तो ये है जल प्रदूषण से होने वाले रोग। सही आंसर है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से आपका हैजा, अंतशोथ और पीलिया। अंतशोथ मतलब जैसे आपको दस्ते वगैरह लगते हैं, उल्टी होती हैं, तो वो होता है। ऑक्सीजन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी है मेथिमोग्लोबिन बी नेमा। मेथिमोग्लोबिनेमा ये इसका है जो बच्चों में ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है। उसके बाद है पॉलीथीन में प्लास्टिक को जलाने से कौन सा प्रदूषण निकलता है? तो वो है कौन सा प्रदूषण होता है? इससे वायु प्रदूषित होती है सबसे ज़्यादा। तो क्योंकि धुआं निकलता है जब आप इनको जलाते हो, पॉलीथीन और प्लास्टिक को जलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है डीबी की ध्वनि कार्यों के लिए बुरी नहीं होती। तो 70 डीबी की जो ध्वनि है वो जो है किसी भी कार्य के लिए बुरी नहीं होती। और डीबी जो होता है डेसिबल, ये जो है ध्वनि को नापने का एक यंत्र होता है। तो कितने डेसिबल की जो ध्वनि हम सुन सकते हैं? तो वो 70 तक हमें डीबी इतनी ध्वनि होगी तो कोई नुकसान नहीं देगी, इससे ऊपर ही होगी तो नुकसानदायक होती है। उसके बाद है विकिरणों का प्रभाव पड़ता है गुणसूत्रों की संरचना पर पड़ता है इनका प्रभाव विकिरणों को। उसके बाद है जनसंख्या और पर्यावरण। तो मानव अधिकार दिवस संसार में कब मनाया जाता है? वो है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था, तो ये था आपका 1989 में। उसके बाद है समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1976। राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में आपका। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 7 अक्टूबर 2003 को। बाल वर्ष के रूप में
मनाया गया वर्ष था आपका 1979। ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं जो है आपका समपोषित यानी कि सतत विकास भारत एवं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है? तो वो है आपकी यानी कि वो जो है आपका आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है, उसके बाद सामाजिक विकास पर भी और पर्यावरण पर, पर्यावरण संरक्षण। इन तीनों से जो मिलके हमारा एक साथ जो विकास होगा उसी को हम बोलते हैं सतत विकास, यानी कि लगातार चलने वाला विकास ही सतत विकास है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक भी और पर्यावरण भी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ही है। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 1980 में अस्तित्व में आया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1992। उसके बाद सतत विकास SDG के लिए कितने लक्ष्य हैं? वो है आपके 17, यानी कि सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करता है सतत विकास। उसके बाद है चक्रीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता। निम्नलिखित में से कौन सा धन प्रवाह है जो संसाधनों के वास्तविक प्रवाह के अनुरूप है? तो वो है आय। धन प्रवाह संसाधनों के वास्तविक प्रवाह के अनुरूप है, वो है आपका आय। अर्थशास्त्र में निवेश होता है तो वो है जमा। जब फर्में पूंजीगत वस्तुएं खरीदती हैं तो वो अपने कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, तो जब वो वस्तु खरीद रही है तो वो अर्थशास्त्र में क्या कर रही है? निवेश कर रही है कहीं पे भी, जब वो वस्तु खरीदती है कोई कंपनी। चक्रीय प्रवाह आरेख एक आदर्श मॉडल एक मॉडल दर्शा रहा है। वो है आपका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अन्योन्याश्रित है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। यानी कि इससे समझ सकते हैं कि जो किसान है वो जो है किसान आपके, और किसान जो आश्रित हैं वो ज़मीन से आश्रित हैं, और किसानों से आश्रित हो गया आपका कंपनी या फार्म, जो भी कंपनी है। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, किसी एक के बिना भी कोई काम नहीं हो सकता है। उसके बाद है वर्ष 2025 तक वार्षिक बचत में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का अनुमान कितना है? वो है आपका 1 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर ये है अमेरिकन डॉलर में। उसके बाद ब्रिटेन का कितना भाग पहले ही से ही चक्रीय है? वो है 19%। ब्रिटेन का 19% भाग पहले से ही चक्रीय है। उसके बाद चक्रीय अर्थव्यवस्था है, इसमें जो होता है सीमित संसाधनों के उपभोग से विकास को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण कानून एवं पर्यावरणीय संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति। तो वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। वन्य जीव यानी कि जो प्राणी जल के अंदर रहते हैं, नहीं, ये वन्य जीव होगा जो जीव जो है आपके वनों में रहते हैं, उनको संरक्षण, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो लागू किया गया था एक अधिनियम, तो ये 1972 में लागू किया गया था। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था 1974 में। तो पहला 1972 में आया आपका वन्य जीव यानी कि जो प्राणी जंगलों में रहते हैं उनका संरक्षण। दूसरा जल का संरक्षण हो गया 1974 में। दोनों को याद कर सकते हैं, क्रम से ही है। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका जो है वन्य जीव उनसे ही संबंधित है, तो ये 1987 में लागू हो गया था। वायु रोकथाम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका 29 मार्च 1981 को पारित किया गया था।
इसके बाद है भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ? तो 21 सितंबर 1927 को लागू हुआ। उसके बाद है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में। इसकी जो डेट दे रखी है वो है 18 अक्टूबर 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की कौन सी धारा वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 9। NGT 1 फरवरी से गंगा नदी के किनारे गौमुख से हरिद्वार तक किस सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो है आपका प्लास्टिक और आपका है इसमें PUC। इन दोनों चीज़ों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप जो है गौमुख जहाँ से गंगा निकली है और हरिद्वार तक इन चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और NTG का जो पूरा नाम है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक गवर्नमेंट संस्था है जो ये सब देखेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की पूरी राजधानी में इतने माइक्रोन से कम के नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो है 50 माइक्रोन से कम के बैगों पर प्रतिबंध। NTG ने किस नदी में बाढ़ के मैदान में खुले में शौच तथा अपशिष्ट को फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है यमुना। उसके बाद 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? NTG ने संकेत दिए हैं कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने तक कौन से उपाय किए जाते हैं? वो है आपके ये चारों के चार उपाय करने हैं आपको। इसमें है चॉपर से जल का छिड़काव, दूसरा है निर्माण गतिविधियों को रोकना, तीसरा है प्राधिकरणीय बिजली संयंत्रों तथा जेनसेट को बंद करना। तो ये सारे के सारे ही उसने इन पर गंभीर ये जो है वायु को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं हमारी। उसके बाद है वर्तमान में NGT ने तवांग पन बिजली परियोजना की स्वीकृति को निम्नलिखित में से किस के आवास संरक्षण का कारण बताते हुए रोक दिया? काली गर्दन वाला सारस, इसके कारण उसने इसको रोक दिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? तो यह है आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है। यह है आपके क्षेत्र में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर को मापता है। निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायित्व है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है? तो ये आपका है इन सभी पर, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, MP2.5 और ये आपका NH, PM और PB और NO, SO, ये सारी की सारी गैसें आप इन सब को कंसिडर करते हैं जब आप वायु प्रदूषण को चेक करते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? वह है 401 से 500 सूचकांक वाली अगर आपकी वायु की गुणवत्ता है तो वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपके स्वास्थ्य पर। वाष्प चरण गैसीय प्रदूषकों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका है आप अवशोषण टावर, उत्प्रेरक रूपांतरण और थर्मल ऑक्सीडाइजर। तो ये उपयुक्त सभी इसके आंसर में करेक्ट आएंगे। इस पर है पर्यावरण पर भारतीय परंपरागत ज्ञान का महत्व। इनमें से किस वेद में वनस्पति
वह पर्यावरण संतुलन का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद और यजुर्वेद इन सभी में मिलता है थोड़ा थोड़ा। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार वृक्ष जो है वो क्या है, परोपकार के लिए जाते हैं। कालिदास ने अपनी किस कृति में वृक्षों को छाया व मधुर फलों युक्त सुपुत्रों के समान माना बताया है? तो रघुवंश। उनके इस कृति का नाम है रघुवंश। भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, किस वेद में लिखा हुआ है? ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। भारतीय संस्कारों में शवों को तथा पूजा सामग्री में जल में विसर्जित किया जाता है। इसमें से कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो वो है नदियों को प्रदूषित करता है ये, क्योंकि हम नदियों में इन सबको छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारी नदियाँ क्या हो रही हैं, दूषित होती जा रही है। धर्म ग्रंथों में पीपल के पेड़ को कहा गया है अश्वत्थ। पवित्र पौधा माना जाता है वो है आपका तुलसी को हम पूजते हैं, तो तुलसी ही पवित्र है हमारे लिए। गीता में पीपल वृक्ष को किस नाम से जानते थे? तो वो है अश्वत्थ और वासुदेव, दोनों नाम से जानते थे। आयुर्वेद में बेलपत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अमृत फल के नाम से, यानी कि जो बेल पर जो फल लगता है उसको हम बोलते हैं अमृत फल। धतूरा के फूलों व फलों का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? वो है अस्थमा। पर्यावरण गुणवत्ता व जैव विविधता मूल्यांकन यानी कि बायोडायवर्सिटी का जो असेसमेंट है वो करेंगे हम। तो ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। सामुदायिक संरचना को चिन्हित करने के लिए जलीय जैविक समुदायों के क्षेत्र के नमूने शामिल हैं। तो जैव मूल्यांकन। कौन सा जल मंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? तो वो है आपका जल प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन जीव मल खाता है? तो गोबर भंग। ये आपका जो होता है एक जीव का नाम है जो आपका मल खा सकता है। जल किसका एक उदाहरण है? तो अजैविक कारक। जल को हम बोलते हैं अजैविक कारक। इसके बाद पर्यावरण से और भी जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। तो पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य है कि पर्यावरणीय घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना को ही हम पर्यावरण प्रबंधन बोलते हैं। पर्यावरण को परिवर्तित रूप से प्रभावित न करते हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करना कहलाता है संपोषित विकास। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? तो ये था माधव गाडगिल। भारत में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है एक बांध। भारत में तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना कब जारी की गई है या की गई थी? तो ये 19 फरवरी 1991 को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया था? तो 1972 में। उसके बाद है जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोसी कटारमल। ये परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक मंदिर तथा तीर्थ स्थान है, यह कथन किसका है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस बात को। योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति कब दी? तो कब दी थी उन्होंने? 1972 में ही दी थी ये भी। बरना, तवा और वारगी बांधों का संबंध किस परियोजना से है? यह है सरदार सरोवर बांध परियोजना। पर्यावरण अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण जोखिम में शामिल नहीं है, वो है कंपनी की गतिविधियों की तकनीकी प्रवृत्ति। पर्यावरण अंकेक्षण करते समय
SAI को बचाना चाहिए। संस्थाओं को नकारात्मक प्रकाश में रखने के लिए उनके आंतरिक पर्यावरण नियंत्रण पर खोजों का तथा निष्कर्षों का उपयोग करना। सही आंसर है इसका। कौन सी प्रमाण प्रणाली EMS या ISO 14001 के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? तो इसमें है आपका EMAS। EMAS का कार्य नहीं है, तो वो है अर्थव्यवस्था को कम करना। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन अभी करे हैं हमने, इनको भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना। इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लग सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनमें भी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और उम्मीद है कि 50% जो पेपर यहाँ से बनने वाला है, तो उसमें से लगभग 20 से लेकर अगर 25 तक भी आपके क्वेश्चन इनमें से लगते हैं, तो मे बी ये आपका जो है क्वालिफाइंग कर जाएगा पेपर। जो भी थर्ड सेम के बच्चे हैं, BA थर्ड सेम या BCom थर्ड सेम या BSc थर्ड सेम या फिर BBA थर्ड सेम, सभी के लिए ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसको क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। तो मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा, सभी सेमेस्टर के मैं नोट्स डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो डालता रहूँगा। कब कब फॉर्म आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट मैं इसी के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो धन्यवाद।